आप लोगों का लेसन नंबर 1 चल रहा है, हमारे आसपास के पदार्थ। हमने इसमें आप लोगों को पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अर्थात गुण क्या होते हैं, और जो पेज नंबर 4 और 6 पे क्वेश्चन दिए थे वो हमने आप लोगों को करवा दिया था। उसके आगे आज आप लोग क्वथनांक, गलनांक और हिमांक पढ़ेंगे। इसमें क्वथनांक क्या होता है, तो किसी द्रव का वह दाब जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब किसी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो उसका जो वाष्प दाब होता है वो जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसी ताप को हम क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका गलनांक। गलनांक क्या होता है, किसी ठोस को इतना ताप दें कि वो क्या हो, गल करके द्रव में बदल जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं। हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस बन जाता है उसी ताप को हम क्या बोलते हैं, उसका हिमांक बोलते हैं। तो ये हमने आप लोगों को बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे, और समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक, जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो हम जल को गर्म करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको हम केल्विन में देखें तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, क्योंकि केल्विन में जब हम निकालते हैं तो इसमें जो सेंटीग्रेड होता है इसमें 273 जुड़ जाता है, इसलिए 373 केल्विन। इसके बाद आप लोग गलनांक या द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। लिखा हुआ है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वही न्यूनतम ताप गलनांक कहलाता है। हम जानते हैं कि जो बर्फ जो होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर हम इसको केल्विन में लिखें तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 ही रहेगा, 273 केल्विन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे जब इसको टेम्परेचर हम देते हैं तो ये बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्यों गल जाता है। तो जो हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो जो जल के अणु, बर्फ के अणु होते हैं उनको तोड़ने में वो टेम्परेचर चला जाता है, वो टेम्परेचर उनके अणुओं को तोड़ने में चला जाता है। आप देखते होंगे जब तक पूरा द्रव, पूरा बर्फ जब तक गल नहीं जाता तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। वही ताप रहता है जब सारा बर्फ आपका जो है गल जाता है तभी उसका ताप बदलेगा, जब तक पूरा बर्फ गलेगा नहीं तब तक ताप बदलता नहीं है। तो ये जो ताप हम लोग देते हैं ये ताप बर्फ के अणुओं को तोड़ने में, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में चला जाता है, और उसके जो बीच में अंतरा आकर्षण आणविक बल लगता है, उसी अंतरा आणविक आकर्षण बल जो लगता है उसी को तोड़ने में चला जाता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ता नहीं है। तो इसके लिए इसका जो गलनांक होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273। इसके बाद आप लोग हिमांक देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है हिमांक कहलाता है। अर्थात वह ताप जिस पर कोई द्रव जो होता है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका हिमांक बोलते हैं। और ये हिमांक जो है वो जल का कितना होता है, जल का हिमांक, जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273 केल्विन, क्योंकि 0 में अब 273 जोड़ेंगे तो वो 200
जीरो में 273 जोड़ेंगे तो 273 केल्विन ही रहेगा। इस प्रकार ये आपका हिमांक हो गया। आप लोग पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देख सकते हैं। इसमें पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, और दूसरा जो दिया है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था। ये आपसे पूछ रहा है कि भौतिक अवस्था क्या होगी, भौतिक अवस्था क्या होगी, तो आपको ये बताना है। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं हम, तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो इसमें देखिए केल्विन की वैल्यू कितनी हमको दी है 300, तो 300 में रख देंगे, इज इक्वल टू 273 प्लस सी। इसको इधर लाएंगे तो 300 माइनस 273, जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू सी। इसके बाद जब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 27 इज इक्वल टू सी। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो केल्विन का जब हम सेल्सियस में निकालेंगे टेम्परेचर तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो सेल्सियस में ताप इज इक्वल टू 27 सेंटीग्रेड। इसके बाद यही फार्मूला इसमें भी यूज करेंगे। क्या सूत्र है आपका, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो केल्विन हमें कितना दिया हुआ है 273, केल्विन में टेम्परेचर हमका 573 इज इक्वल टू 273 प्लस सी। इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो 5 7 3 माइनस 273 बराबर सी। आप लोग देखिए इसको सेपरेट किया, 3 में से 3 तो कितना होगा 0, 7 में से 7 तो कितना 0, 5 में से 2 तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू सी। तो यहां भी आपका जो सेल्सियस में होगा, सेल्सियस में ताप वो कितना हो जाएगा 300 सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, जो जल होगा वो पूर्ण रूप से वाष्प अवस्था में बदल जाएगा, और जो इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होगा, इस पर जो जल होगा वो वाष्प में बदलने लगेगा। इस पे तो पूरा वाष्प में बदल जाएगा और इसमें बदलने लगेगा। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा, और इसमें भी आप लिख लेना। और अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो आप लोग देखिए कह रहा है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच बने आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाती है, जिससे अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर बना रहता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसमें इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। आपको कोई विधि बतानी है जिसमें क्या हो कि आपका जो द्रव है, वो जो गैस है, वो वायुमंडलीय गैस जो होती है वो द्रव अवस्था में बदल जाए। तो इसकी 2 विधियां हैं। एक तो उसका हम टेम्परेचर कम कर दें और दूसरे उस पर दाब डाल दें। यदि हम गैस के ऊपर दाब डालेंगे तो उस गैस के अणु पास में आ जाएंगे और वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। जैसे आप देखते होंगे एलपीजी गैस पे दाब डाल करके उसको लिक्विड के रूप में बना करके और गैस सिलेंडरों में भर दिया जाता है। इसी प्रकार अगर जो हम उसका ताप कम कर देते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
और वे पास पास में आ जाएंगे, जिससे आपको द्रव प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी दो विधियां हैं गैस को द्रव में बदलने की।